नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज के शो में हम 3 खबरों पर प्रमुखता से बात करेंगे। पहली खबर होगी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू में हुए फेरबदल की। ललन सिंह का इस्तीफा किन ग्राउंड्स पर हुआ और नीतीश कुमार को क्या फायदा या क्या नुकसान इससे हो सकता है। दूसरी खबर में बात होगी पेगासस की। एक रिसर्च रिपोर्ट आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत के 2 पत्रकारों के फोन में पेगासस मिला है और आरोप फिर से लगने शुरू हो गए हैं सरकार पर, क्योंकि सरकार ने ही आज से 6-7 साल पहले पेगासस खरीदा था इजराइल से। और फिर बात होगी कनाडा की, जहां एक हिंदू मंदिर के अध्यक्ष के घर वालों पर फायरिंग की गई। 14 राउंड की फायरिंग के पीछे खालिस्तान का नाम कैसे लिया गया, क्या कारण थे और क्या भारत और कनाडा के रिश्ते इन घटनाओं के बाद और भी बदल सकते हैं। इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 29 दिसंबर को जारी किए गए आंकड़े गंभीर हैं, क्योंकि देश में कोविड-19 के 797 नए मामले दर्ज किए गए हैं और यह आंकड़ा बीते 225 दिनों में सबसे ज्यादा है। अब देश में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 4091 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड की वजह से 5 लोगों की मौत भी हुई है। अगली सुर्खी में बात उग्रवाद में सुधार की। आज असम में एक्टिव उग्रवादी ग्रुप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिसको उल्फा भी कहते हैं, असम सरकार और केंद्र के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और ये शांति समझौता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में किया गया। गृह मंत्री ने उल्फा के प्रतिनिधियों को इसका श्रेय देते हुए कहा कि उनके प्रयास की वजह से ही ये संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि इस समझौते की सभी बातें समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी। उल्फा क्या है? जैसा कि हमने पहले बताया, उल्फा असम में एक्टिव एक उग्रवादी संगठन है। असम के ही रहने वाले परेश बरुआ ने अपने साथी अरविंद राजाखोवा और अनूप चेतिया के साथ मिलकर 7 अप्रैल 1979 को इसका गठन किया था। इसका उद्देश्य असम को स्वायत्त और संप्रभु राज्य बनाना था। कुछ ही समय में इस संगठन ने हथियार उठा लिए। 1990 में केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1991 में इस संगठन के करीब 9000 लोगों ने सरेंडर कर दिया था। उल्फा के साथ भारत सरकार ने कई बार बात करनी चाहिए, लेकिन उल्फा में आपस में टकराव से भी इस कोशिश में टकराव होता रहा। आखिरकार 2010 में उल्फा 2 भागों में बंट गया। एक हिस्से का नेतृत्व अरविंद राजाखोवा ने किया, जो सरकार के साथ बातचीत के पक्ष में थे, और दूसरे का नेतृत्व बरुआ के नेतृत्व में था, जो दूसरा गुट था, जो बातचीत का विरोध करता था। उल्फा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOO के समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद राजखोवा गुट 3 सितंबर 2011 को सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल हुआ था। 1 साल से इस समझौते के प्रयास चल रहे थे, जो आज फाइनली फलीभूत हुआ। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह को। भारत सरकार, आसाम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, उसके बीच में जो ट्राई पार्टी समझौता हुआ है, इससे आसाम के सभी हथियारी ग्रुपों की बात को यहीं पर समाप्त करने में हमें सफलता मिल रही है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समझौते की एक एक बात का फुल स्टॉप कॉमा में टाइम बाउंड मैनर में अमल किया जाएगा और आपके विश्वास पर नरेंद्र मोदी सरकार खरी उतरेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अगली सुर्खी में बात कतर की। कल ही भारतीय नेवी के जिन पूर्व अधिकारियों की मौत की सजा को घटाया गया था, अब उसका सेंटेंस, जो घटा हुआ सेंटेंस है, वो फाइनली सामने आ गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कतर के कोर्ट ऑफ अपील ने उनकी सजा को 3 से 25 साल की कैद के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। कुल 8 लोग थे, जिनमें से एक को 25 साल की सजा है, 4 को 15 साल, 2 को 10 साल और बचे एक को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इन 8 लोगों में से 7 नौसेना के अधिकारी थे, जबकि एक व्यक्ति जिनका नाम है रागेश गोपा कुमार, वो नौसेना में सेलर रह चुके थे। उन्हें सबसे कम सजा यानी कि जो 3 साल की सजा है, वो सुनाई गई है। सुर्खियां समाप्त और अब बातें बड़ी खबर की। सबसे पहले बात आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी और इस मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल में बैठे हुए थे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। मीटिंग को ललन सिंह ने संबोधित किया।
और उन्होंने ये कहा कि चुनाव में अपनी सक्रियता को देखते हुए मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और इसके साथ ही लगभग हफ्ते भर से चल रहे कयासों पर विराम लग गया। कल यानी 28 दिसंबर को ही जब मीडिया के कैमरे नीतीश और ललन समेत जदयू के वरिष्ठ नेताओं की ओर घूमे थे तो भी पार्टी ने अपना बचाव किया था। पार्टी में किसी फूट या दोफाड़ की संभावना आशंका से इनकार किया था, लेकिन आज इस्तीफा दिया गया। इस्तीफा देते हुए ललन सिंह ने अगले अध्यक्ष का भी नाम आगे कर दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष की कुर्सी के लिए वो नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित करते हैं। इस मीटिंग में और भी बहुत कुछ हुआ। ललन सिंह की अध्यक्षई कैसे गई, सुनते हैं वहां मौजूद पत्रकारों को। आज मीटिंग में अगर औपचारिक रूप से देखा जाए तो यही हुआ कि मीटिंग में ललन सिंह ने खुद अपना इस्तीफा पेश किया और उन्होंने नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की और उस घोषणा को जो वहां लोग बैठे थे उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। दोनों बैठकों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और राष्ट्रीय परिषद, इसके अलावा तीन चार प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें एक ये है कि पूरे देश में जाति आधारित गणना कराई जाए, पहला प्रस्ताव ये है। दूसरा प्रस्ताव ये है कि नीतीश कुमार जन जागरण यात्रा पर निकलेंगे, अगले महीने से झारखंड से इस यात्रा की शुरुआत होगी। और तीसरा प्रस्ताव यह है कि संसद में जो शीतकालीन सत्र में संसद की सुरक्षा को लेकर सांसदों ने सवाल उठाया, उनका जो निलंबन हुआ इसका विरोध किया गया और इसकी निंदा की गई। और चौथा प्रस्ताव यह है कि नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है कि वो इंडिया गठबंधन से तालमेल, सीटों की शेयरिंग, उम्मीदवारों के चयन, इन तमाम मसलों के बारे में बात करेंगे और दूसरे मसलों के बारे में बात करेंगे। ये 4 फैसले औपचारिक रूप से आज की बैठक में हुए। ये पहला मौका नहीं था जब ललन सिंह और नीतीश कुमार में दूरी की खबरें चली हों। नीतीश और ललन दोनों ही क्लासमेट रहे हैं। दोनों ने ही जेपी आंदोलन के समय से ही अपनी राजनीति जो है साथ में शुरुआत की थी उसकी, लेकिन कुछ ही साल बाद ललन सिंह नीतीश का भरोसा खोने लगे। पिछला किस्सा जो है इसका भरोसा खोने का वो साल 2010 का है। बिहार में उस समय फिर से विधानसभा चुनाव होने थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार दोहराने के पूरी तरह से मूड में थे, उस कोशिश में लगे हुए थे। वो अपने पिछले कार्यकाल का हवाला दे रहे थे, विकास कार्यों की दलीलें दे रहे थे, लेकिन इसी प्रचार मोड में ललन सिंह ने ऐलान किया कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं और नीतीश कुमार को उन्होंने अहंकारी तक कह दिया। ललन सिंह को पार्टी के कुछ नेताओं का उस समय साथ भी मिल रहा था, लेकिन उनकी नाराजगी की वजह नहीं पता चल पा रही थी। फिर पता चला कि ललन सिंह पर पार्टी फंड को मिसयूज करने का आरोप लगा था और वो इस आरोप से ही खार खाए हुए थे। ललन सिंह ने उसके बाद आहत होकर के इस्तीफा दे दिया और एक बयान दिया जिसे वो और राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव सालों से दोहराते हुए आए हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। नीतीश इस साल हुआ विधानसभा चुनाव जीत गए, साल 2014 आया, लोकसभा चुनाव की बारी थी। नीतीश कुमार और उनके बीच फिर से बातचीत शुरू हुई, उनके यानी ललन सिंह। नीतीश कुमार ने उन्हें मुंगेर से लोकसभा से टिकट दिया। लोजपा की वीणा देवी से वो हार गए। नीतीश कुमार ने फिर भी विधान परिषद से उनको भेज करके सांत्वना दी, मंत्रिमंडल में भी शामिल किया और साल 2019 में नीतीश ने मुंगेर लोकसभा का टिकट फिर से दोहराया। इस बार ललन सिंह जीत गए फाइनली। साल 2022 में जब जेडीयू के तत्कालीन अध्यक्ष आरसीपी सिंह की भाजपा से नजदीकियां बढ़ी तो नीतीश ने ललन सिंह पर फिर से भरोसा दिखाया और अध्यक्ष की कुर्सी उनको सौंप दी और अब उसी कुर्सी पर नीतीश वापस बैठेंगे। लेकिन जानकार बताते हैं कि नीतीश के साथ भी किसी पर भरोसा न दिखाने की दिक्कत है। टेलीग्राफ से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार और नीतीश लालू की जोड़ी पर द ब्रदर्स बिहारी जैसी महत्वपूर्ण किताब लिखने वाले संकर्षण ठाकुर अपने लेख आई प्रोमिस्क्यूअस पावर एंड द इम्प्रॉबेबल इमोरलिटी ऑफ नीतीश कुमार में लिखते हैं, नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के साथ की थी, लेकिन अपने राजनीतिक करियर में वो भाजपा और राजद के भी साथ रहे। वो किसी एक का साथ पकड़ते हैं और किसी एक का साथ छोड़ते हैं और ये सब कुछ वो शक्ति और सत्ता प्राप्त करने के लिए करते हैं, ऐसा संकर्षण ठाकुर लिखते हैं। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले, उस पर नज़र रखने वाले जो पत्रकार हैं वो कई ऐसे उदाहरण देते हैं जिससे ये बात और पुख्ता होती है कि नीतीश कुमार ने किसी करीबी सहयोगी पर लंबे समय तक भरोसा नहीं किया। सुनिए। हर राजनीतिक दल बहुत ही व्यावहारिक चीजों के आधार पर चलता है। नीतीश कुमार की अपनी राजनीति है, वो लोगों पर भरोसा भी करते हैं, लेकिन जब उनका भरोसा टूटने लगता है तो फिर वो उनको खारिज भी करते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ रहा और थोड़े से ऑटोक्रेटिक है भी। और मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल में ऐसे इसी तरह का व्यावहारिक रूप से इस तरह का चलन होता है। आप सैद्धांतिक रूप से भले कह लें कि राजनीति में
लोकतंत्र होना चाहिए दलों में और दूसरी चीजें होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली यही होता है कि जो हर राजनीतिक दल को कोई ना कोई एक व्यक्ति उसको लीड करता है, वो अपने हिसाब से चलाता है। ये ठीक बात है कि जॉर्ज फर्नांडिस से लेके शरद पवार से लेके ये शरद यादव से लेके आरसीपी सिंह, जीतन राम मांझी, तमाम ऐसे नाम हैं जिनको नीतीश कुमार ने साइडलाइन किया क्योंकि उनसे उनकी सहमति नहीं थी, तो वो करते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने किया वो बहुत दिलचस्प है। अब तक जितने लोगों को नीतीश कुमार ने सिर्फ इसलिए खारिज किया था क्योंकि वो पार्टी में अपनी अलग पहचान बना रहे थे और अलग तरीके से पार्टी को आगे ले जाना चाह रहे थे, वो सब धीरे धीरे पार्टी से अलग हो गए, बहुत कटुता हुई, बहुत झमेले हुए। लेकिन इस बार जो हुआ बहुत पीसफुल तरीके से पावर ट्रांसफर हुआ, ये सबसे दिलचस्प रहा। हम जीतन राम मांझी, यहाँ तक आरसीपी सिंह के मामले में भी देखे हैं कि किस तरह से कटुता रही, आरसीपी सिंह को पार्टी छोड़ना पड़ा, तमाम दिक्कतें हुई। तो लेकिन ललन सिंह के मामले में बहुत पीसफुल तरीके से उन्होंने किया। और अब बात आती है नीतीश कुमार के फ्यूचर प्लान की, भविष्य की उनकी योजना क्या है। वो फिर से अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे और 3-4 महीनों के भीतर लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स क्या है, सुनिए एक्सपर्ट्स को। अब उनका लक्ष्य राष्ट्रीय राजनीति है, ये बहुत क्लियर कट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी जैसा कि आज कहा गया कि जनवरी से वो जन जागरण यात्रा पर निकलेंगे, जिसकी शुरुआत झारखंड से होगी। वो यात्रा पर निकलेंगे और पूरे देश में घूमेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, वो भी एक यात्रा करेंगे और इंडिया गठबंधन में अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। अब तक वो इंडिया गठबंधन कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के भरोसे थे कि वो उनको वो जगह दे, लेकिन अब नीतीश कुमार अपना दमखम दिखा रहे हैं, अपना पावर दिखा रहे हैं, ये भी मैसेज दे रहे हैं। आप ये देखिए कि आज की बैठक दिल्ली में हुई और दिल्ली में उन्होंने ये करके दिखाया। दिल्ली में उन्होंने 2 चीजें करके दिखाई, एक तो बहुत पीसफुल तरीके से पावर ट्रांसफर, दूसरा ये करके दिखाया, खबरें हैं कि पार्टी टूटने वाली थी, उन्होंने ये शो किया कि जदयू को तोड़ना उनके रहते हुए नामुमकिन है। कई बार जदयू को तोड़ने की बात हुई लेकिन जदयू नहीं टूटी, जबकि महाराष्ट्र की पार्टियों को हम लोगों ने टूटते हुए देखा है। ये मैसेज दिया उन्होंने कि हम मजबूत हैं, नीतीश कुमार की आज भी जदयू पर पकड़ है और हम जो चाहेंगे वही होगा। ये मैसेज राजद के लिए भी है, ये मैसेज कांग्रेस के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी है। इस पूरे वाकये पर हमने और ज्यादा विस्तार के साथ बातचीत की है इस हफ्ते की नेता नगरी में। आपकी रुचि हो तो उसे भी देखें। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में बात पेगासस की। इजराइल की डिफेंस एजेंसी द्वारा बनाया हुआ स्पाईवेयर पेगासस भारत के 2 पत्रकारों के आईफोन में मिला है, ऐसा दावा किया है एमनेस्टी इंटरनेशनल की सुरक्षा लैब ने। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये रिसर्च की है अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के साथ मिलकर के, जिसे आज प्रकाशित किया इंडियन एक्सप्रेस ने। किन 2 पत्रकारों के नाम सामने आए हैं? पहले दी वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट OCCRP जिसको कहते हैं, उसके साउथ एशिया एडिटर आनंद मंगनाले, वो दूसरे पत्रकार हैं। इस खबर के सामने आने के बाद केंद्रीय IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने लिखा है कि ये आधा सच है और इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इस पर एप्पल को सफाई देनी चाहिए कि उनके डिवाइस क्या वाकई सुरक्षित हैं और उन्हें ये बताना चाहिए कि ये थ्रेट नोटिफिकेशन जो आया था इसका कारण क्या था। एप्पल को इंडियन CERT, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। बैठकें हुई और अभी भी पूछताछ जारी है, ये राजीव चंद्रशेखर ने कहा। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। आपको ध्यान होगा कि अक्टूबर में देश में आईफोन रखने वाले विपक्ष के कई नेताओं और कई पत्रकारों को एप्पल की तरफ से एक थ्रेट नोटिफिकेशन आया था। इस अलर्ट में कहा गया था कि उनके डिवाइस में घुसने की पोटेंशियल कोशिश की जा रही है। और ये खबर सामने आने के बाद सिद्धार्थ वरदराजन और दूसरे पत्रकार आनंद मंगनाले ने अपने फ़ोन्स जो हैं वो एमनेस्टी को सौंपे थे जांच के लिए। और एमनेस्टी की सिक्योरिटी लैब ने जांच के बाद ये दावा किया है कि उनके फ़ोन में पेगासस मौजूद है। ये पेगासस क्या है? हमने जैसा कि पहले बताया, ये एक स्पाईवेयर है, यानी एक ऐसा डिजिटल वायरस है जो जासूसी करता है और जानकारियाँ चुराता है। इसे बनाया है इजरायली सर्विलांस फर्म NSO ग्रुप ने। और पेगासस की खासियत यह है कि इसे किसी भी फ़ोन में, चाहे वो आईफोन हो या एंड्रॉयड, उसमें इंस्टॉल करने के लिए फ़ोन का फिजिकल एक्सेस नहीं चाहिए। इसे रिमोटली भी, यानी दूर से ही फ़ोन पर इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर हमारे और आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया गया तो पेगासस कौन सी जानकारियां चुरा सकता है वो भी आपको बता देते हैं। जैसे कि पहली चीज़ ये चुरा सकता है टेक्स्ट मैसेजेस, दूसरा ईमेल, कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कैमरा और माइक्रोफोन का डेटा,
लोकेशन का डेटा और पासवर्ड्स। पेगासस कैसे डिवाइस में एंट्री लेता है, कैसे काम करता है, जानकारी दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। जासूसी के लिए जिस प्रोग्राम का इस्तेमाल होता है उसे स्पाईवेयर कहते हैं। पेगासस आम स्पाईवेयर से अलग माना जाता है, ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है बिकॉज उसके एक फंक्शनैलिटी जिसे हम कहते हैं ज़ीरो क्लिक फंक्शनैलिटी। आमतौर पे होता यह है कि जो सस्ता स्पाईवेयर होता है, जो व्यावसायिक तौर पे उपलब्ध होता है, जैसे हम आप या कोई छोटी मोटी कंपनी खरीद सकती हैं, उसमें होता यह है कि जो टारगेट होता है, जो विक्टिम होता है, उसके पास कोई मैसेज, कोई मेल, कोई संदेश आता है और उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। पेगासस अलग इसलिए है, पेगासस में आपको बिना क्लिक किए हुए भी, यानी विक्टिम को शायद पता भी नहीं चले कि उसके पास उसने किसी चीज़ पे, आप वो बहुत सावधान भी हो, उसने किसी चीज़ पे क्लिक नहीं किया, तब भी उसका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही महंगा, अभी हम उस पर आएंगे। तो इसलिए पेगासस बाकी सारे जो जासूसी के सॉफ्टवेयर्स या स्पाईवेयर्स हैं उनसे अलग है कि आपका फ़ोन एक छोटा मोटा कंप्यूटर है। पेगासस प्रोग्राम इतना केपेबल था या है कि वो आपके फ़ोन के अंदर एक अलग से बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक छोटा सा कंप्यूटर बना सकता है और उसका कंट्रोल किसी और के पास होगा। यानी आप अपने फ़ोन के साथ कुछ भी कर लीजिए, आपके ही हार्डवेयर का इस्तेमाल करके उसके अंदर एक छोटी सी अलग से मशीन बन गई है जिसका अब कंट्रोल किसी और के पास है। अब वो क्या क्या कर सकता है, आपके फ़ोन के किसी भी फीचर का इस्तेमाल हो सकता है। अब बात आती है भारत के साथ इस पेगासस के संबंध की। भारत ने साल 2017 में इजरायल के साथ $2 बिलियन यानी उस समय के हिसाब से लगभग 13,000 करोड़ रुपए का एक रक्षा सौदा किया था। इसमें मिसाइल सिस्टम, दूसरे हथियार भी शामिल थे और इसी पैकेज में शामिल था पेगासस। भारत सरकार पर सबसे पहले साल 2021 में ये आरोप लगा कि उन्होंने गलत तरीके से इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया। द वायर, गार्डियन और वॉशिंगटन पोस्ट की एक संयुक्त रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि भारत सरकार ने पेगासस का उपयोग कई नेताओं, मंत्रियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी के लिए किया था। भारत सरकार ने इन आरोपों से हमेशा इनकार किया। इसी साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जो इस रिपोर्ट की जांच करे। कमेटी ने अगस्त 2022 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक डोमेन में नहीं आई है, लेकिन द हिंदू की एक रिपोर्ट बताती है कि कमेटी ने एक टिप्पणी जरूर की थी कि भारत सरकार ने कमेटी की जांच में सहयोग नहीं किया। इस बहस में पेगासस बनाने वाले एनएसओ ग्रुप का नाम उछला तो उन्होंने दावा किया था कि वो इसे खुले मार्केट में नहीं बेचते हैं, वो सिर्फ सरकारों के साथ ही ऐसे सॉफ्टवेयर्स की डील करते हैं। और अब एक बार फिर से पेगासस का नाम सामने आया है और अब फिर से कुछ सवाल उभर आए हैं, जैसे किसी ने एक बार पेगासस खरीद लिया तो क्या अनंत काल तक जब मन चाहे इसका इस्तेमाल कर सकता है? जवाब सुनिए एक्सपर्ट से। हमने जो एक मेक्सिको और घाना का केस देखा था, उसमें हर फ़ोन की लिमिट थी, यानी करीब 80 करोड़ डॉलर, 80 लाख डॉलर की डील थी एक सरकार की, अफ्रीका के एक सरकार और एनएसओ ग्रुप के बीच में। तो करीब 80 लाख डॉलर में सिर्फ 25 फ़ोन टारगेट करने की लिमिट थी। यानी अगर कल को 26वां फ़ोन उन्हें अगर उसको विक्टिम बनाना होगा, 26वां फ़ोन को अटैक करना होगा, तो उन्हें अलग से पैसे देने पड़ेंगे सरकार को। और ये आज से करीब 6-7 साल पुरानी बात है। अगला सवाल कि पेगासस की मौजूदगी में कोई भी व्यक्ति खुद को सेफ कैसे रखे? जवाब सुनिए। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये जो स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी आए हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड है और ये इनको मोटे दामों में सरकारें ही खरीदती हैं ज्यादातर। तो इससे जो आम आदमी है उस पे तो इतना प्रभाव डायरेक्टली नहीं पड़ता, पर इनडायरेक्टली पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर हमने भारत में देखा है इसकी जो बोला गया है, जिसपे इस्तेमाल किया गया है, वो ज्यादातर विपक्ष के नेता हैं या पत्रकार हैं जो एक बहुत अहम हिस्सा निभाते हैं हमारे लोकतंत्र में। एक सवाल कानूनी भी है और नैतिक भी कि क्या सरकार सुरक्षा को खतरा बताकर किसी के भी फोन में घुस सकती है? अभी ये सिर्फ आरोप हैं, लेकिन अगर सरकार की संलिप्तता इस जासूसी के प्रयास में साबित होती है तो क्या सरकार का तरीका किसी भी दायरे में वैध हो सकता है? क्या ये कानूनी हो सकता है? सुनिए इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के अपार गुप्ता को। देखिए, अगर पेगासस जैसा कोई स्पाईवेयर किसी के फोन में डाला जाता है, वो हैकिंग है,
क्योंकि वो इंटरसेप्शन नहीं आई, वो ये बात नहीं पता कर रही सिर्फ कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, वो तो आपके फोन में डल गई, तो वो तो सब जानकारी जान पा रही है। वो जान पा रही है कि आप मैसेज भी किसी को भेज रहे हैं, फोटो कब खींच रहे हैं, आप कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ऐप में क्या डेटा डाल रहे हैं, अब कितनी बारी अपने फोन को टैप कर रहे हैं, वो सब पता लग जाता है। तो काफी ज्यादा पता लग जाता है कन्वेंशनल इंटरसेप्शन से जब कोई हैक करता है आपका फोन एक स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी के साथ, जो जैसा पेगासस को बोला जाता है। और अगर आप तकनीकी तरीके से देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ऐसी हैकिंग को इलीगल माना गया है। पर अगर भारत सरकार ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज कर रही है तो वो आर्ग्यूबली ये कर सकती है टेलीग्राफ एक्ट के अंदर, मेरे हिसाब से नहीं कर सकती पर कर सकती है टेलीग्राफ एक्ट और आईटी एक्ट के अंदर। और टेलीग्राफ एक्ट को चेंज कर टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट बना दिया है। पर फिर भी वो जिस तरीके से करना चाहिए उसे, उसमें उनको ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, ओवरसाइट लानी चाहिए। क्योंकि आजकल अगर हम देखें एक कारण दिया जाता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, पर ज्यादातर लोग जिन पे ये इस्तेमाल किया जा रहा है वो तो विपक्ष के नेता हैं या पत्रकार हैं। तो इनसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला कैसे जुड़ा हुआ है, ये एक प्रश्न उठता है, बार बार उठता है। इस कड़ी में आखिरी सवाल, सरकार के पास हैकिंग और साइबर हमलों से निपटने के लिए एक संस्था है, CERT इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, वही संस्था जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले राजीव चंद्रशेखर कर रहे थे। तो ये संस्था क्या इतनी फूल प्रूफ है कि ऐसे केसेस की जांच कर सके या ऐसे खुफिया हमलों को रोक सके? सुनिए एक्सपर्ट्स को। ये सरकार का एक विभाग है जिसका नाम CERT है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसके अंदर वो एक ऐसी जांच कर रही है। जब ये नोटिफिकेशन आई 4 हफ्ते पहले, अश्विनी वैष्णव जी ने बोला कि हमने जांच बना दी है और ये दावे जो बना रहे हैं लोग कि हमारा फोन हैक हुआ है या एप्पल ने ये जानकारी भेजी है, उनको ये जांच में हिस्सा लेना पड़ेगा, उन्हें CERT के सामने जाना पड़ेगा। अब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो एक भारत सरकार का विभाग है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आती है। मेरे हिसाब से तो सक्षम नहीं है इन मामलों में, क्योंकि देखिए अगर उसको जांच सही और निष्पक्ष तरीके से करनी है, उन्हें यही नहीं पूछना चाहिए एप्पल से जिन्होंने थ्रेट नोटिफिकेशन भेजी, या जिन लोगों के फोन पे नोटिफिकेशन करी कि वो अपनी आईफोन जमा करें, उन्हें तो सरकार से भी पूछना चाहिए, उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछना चाहिए, उन्हें ये सवाल देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी पूछना चाहिए, सबसे पूछना चाहिए। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कैबिनेट सेक्रेटरी के पास ही ये शक्ति है कि वो इंटरसेप्शन इस तरीके की ऑर्डर करे, कि वो स्पाईवेयर ऐसा खरीदे। और फिर उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने सही तरीके से इसके इस्तेमाल किया या नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया या विपक्ष के नेताओं के ऊपर किया या पत्रकारों के ऊपर किया। मेरी अपनी राय है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो एक तकनीकी कमेटी ने रिपोर्ट डाली थी, जो अभी तक पब्लिक नहीं करी गई है, सील्ड कवर में है अभी तक, उसे सबसे पहले उसको सील्ड कवर से पब्लिक करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को फिर से उस रिपोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि 2021 में जब ये एलिगेशंस आई थी तब एक कोर्ट केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी भी पेंडिंग है, अभी भी चल रहा है, पर वो लिस्ट नहीं हो रहा। तो मेरे हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय को एक निष्पक्ष जांच फिर से ऑर्डर करनी चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ी थी, कुछ हिस्से पढ़े थे उसके, उन्होंने ये बोला था कि भारत सरकार ने इस तकनीकी कमेटी के साथ कोऑपरेट नहीं किया, वो उनके सामने नहीं आए, उनके सवालों के उत्तर नहीं दिए, ये नहीं बताया सही तरीके से कि उन्होंने पेगासस भारत में खरीदा है और उसमें अगर उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया है। उम्मीद है इस पूरे विवाद का सच जल्द सामने आ जाएगा। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर कनाडा से। कनाडा के प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया में एक शहर है सरे। इस शहर में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है और इस मंदिर के अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। 27 दिसंबर के दिन सुबह 8 बजे के आसपास सतीश कुमार के बड़े बेटे के घर पर फायरिंग हुई। जो फायरिंग हुई वो 1 या 2 राउंड की नहीं थी, वो 14 राउंड की फायरिंग थी। गनीमत है कि इस गोलीबारी में
कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ, लेकिन 14 राउंड झेलने के दाग उस घर पर मौजूद हैं। ये कोई छोटी मोटी गोलीबारी या गुंडई की घटना होती तो शायद इस पर इतने विस्तार से बात हम नहीं कर रहे होते, लेकिन इस घटना में कनाडा की जमीन पर मौजूद खालिस्तान समर्थकों का बतौर आरोपी नाम लिया जा रहा है। इसलिए यह घटना नस्लीय हिंसा के आलोक में देखी जा रही है। इस घटना के बारे में और जानकारी दे रही हैं इंडिया टुडे की विदेशी मामलों की पत्रकार गीता मोहन। 27 दिसंबर को सतीश कुमार जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, सरी में रहते हैं, सरी कनाडा में एक जगह है, उनके बेटे के घर में अटैक हुआ था। 14 से 15 बुलेट्स दाग दिए गए घर पर, लेकिन फॉर्चुनेटली कोई इंजरीज नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, कोई मारा नहीं गया। लेकिन ये किस संदर्भ में है? जब सतीश कुमार से खुद बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि ये खालिस्तानी थे या एक्सटॉर्शनिस्ट थे या कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स थे। तो इन्वेस्टिगेशंस जारी है, देखना होगा कि क्या खालिस्तानी एलिमेंट्स इसमें भी जुड़े हैं या नहीं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी नारायण टेम्पल एक ऐसी संस्था है, ऐसा मंदिर है जहां पर लगातार खालिस्तानियों के खिलाफ काउंटर प्रोटेस्ट होते रहते हैं। और जब जब प्रोटेस्ट हुए हैं तब तब वो अंडर अटैक आए हैं। लक्ष्मी नारायण टेम्पल खुद ही 3 बार हाल फिलहाल में ही उनके अगेंस्ट अटैक्स हुए हैं, जिनमें खालिस्तानीज इन्वॉल्व थे, क्योंकि उन्होंने एंटी खालिस्तानी प्रोटेस्ट किए थे या रैलीज किए थे। तो सतीश कुमार एक उन लीडर्स में से है सरी में, और सरी एक गढ़ जैसा बन गया है खालिस्तानियों का। RCMP जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, उनके फोर्स वहां पे पहुंचे, जगह पर पहुंचे, तहकीकात शुरू कर दी है उन्होंने। जितने भी CCTV फुटेज है जो उनके घर के अराउंड नेबरहुड में जहां जहां कैमरास लगे हुए हैं, वो सारे CCTV फुटेज का वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन शख्स है जो इस अटैक में इन्वॉल्व है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा में हिंदू समुदायों की चिंता बढ़ती जा रही है, उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं। कई खालिस्तान समर्थक गुटों ने हिंदू समुदाय के लोगों को कनाडा छोड़ने या फिर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। इसी साल अप्रैल के महीने में ओंटारियो के स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, आप जानते हैं। वहीं ब्रैम्पटन और ग्रेटर टोरंटो इलाकों में भी भारत विरोधी नारे और सिंबल दीवारों पर लिखे और पोते गए थे। जिस सरे के लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष के घर पर गोलीबारी हुई, उसी मंदिर में भी अतीत में तोड़फोड़ की जा चुकी है। अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि कुल मिलाकर मंदिर पर 3 बार हमले हो चुके हैं और तीनों हमले खालिस्तानियों ने किए, ऐसा उनका आरोप है। नवंबर 2023 में कनाडा के भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्य ने सरे के इलाके में खालिस्तानी समर्थकों का एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास परेशानी खड़ी करना चाह रहे थे। चंद्रा आर्य ने यह भी कहा था कि कनाडा में रहने वाले हिंदू मूल के लोगों के लिए दिक्कत बढ़ती जा रही है। ध्यान दीजिए कि ये वही समय है जब भारत और कनाडा में खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के तनाव चल रहा है। कनाडा ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा है और भारत इससे लगातार इनकार कर रहा है। तो ये जो मौजूदा घटना है, क्या वो कोई हेट क्राइम है? क्या इसका कोई निज्जर कनेक्शन हो सकता है? सुनिए एक्सपर्ट को। निज्जर से क्या डायरेक्ट संबंध है या नहीं, ये अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खालिस्तानियों का हाथ या खालिस्तानियों का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। क्या ये हेट क्राइम हो सकता है? हेट क्राइम तब होता है जब अगर वो समुदाय जिसने इस हिंदू कम्युनिटी पर अटैक किया है वो उनके रिलीजन के बेसिस पे या रेस के बेसिस पे अटैक हुआ हो। ये रिलीजन के बेसिस पे है या नहीं है वो देखना होगा, अगर खालिस्तानी इन्वॉल्व है। रेस के बेसिस पे देखना होगा, अगर ये वहां के मेजॉरिटी जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ने अगर अटैक किया हो, इंडियंस है उसको लेकर। देखिए, अगर खालिस्तानी अटैक करें उसको पर्टिकुलरली रेस बेस्ड हेट क्राइम तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिख खुद ही माइनॉरिटी है और सिख खुद भी इंडियन ओरिजिन के होते हैं। तो हेट क्राइम इस तरह से हो सकता है कि अगर एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के अगेंस्ट ये अटैक की। हमें लग रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका जो रोल है खालिस्तानियों को के अगेंस्ट खड़े होने का, उस वजह से ये अटैक हुआ है। लेकिन
फिर भी क्योंकि अभी ऑनगोइंग है इन्वेस्टिगेशंस और सतीश कुमार जी खुद ही कंफर्म नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये एक्सटॉर्शनिस्ट भी हो सकते हैं, खालिस्तानी भी हो सकते हैं, तो हमें इंतजार करना चाहिए। वी शुड नॉट जंप द गन। और भारत और कनाडा के रिश्ते जो बिगड़े हुए हैं, उन रिश्तों पर क्या एंटी हिंदू अपराधों की आंच आएगी? तनाव तो बहुत हुआ है, लेकिन क्योंकि अब एक और केस आ गया है अमेरिका में गुरपतवंत सिंह को लेकर, और मर्डर फॉर हायर चार्जेस, जिसमें एक शख्स को प्राग में पकड़ा गया और उसके एक्सट्रेडिशन का इंतजार कर रहा है अमेरिका। तो अब थोड़ा सिचुएशन बदल गया है। जब कनाडा में हो रहा था, अगर आप देखें तो कोई हाई लेवल कमेटी नहीं बिठाया था भारत सरकार ने, लेकिन जब अमेरिका ने कहा कि नहीं, भारत की इन्वॉल्वमेंट है ऐसे कोई केस में, तो उन्होंने जल्द ही हाई लेवल कमेटी बिठा दिया। उस पर भी सवाल किया था हमने, तो अरिंदम बागची ने कहा कि अभी तक उस पर कोई अपडेट नहीं है। भारत और कनाडा के रिश्ते काफी खराब हो गए हैं। अगर इस इंसिडेंट में भी खालिस्तानियों का हाथ हुआ तो ये भारत सरकार जरूर कनेक्ट करेगी और कहेगी कि देखिए, आपके खुद के उसमें इतने प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले आप अपने जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसको ठीक करें। तो सुधरता नजर नहीं आ रहा। क्या इससे और बिगड़ेगा, ये देखना होगा, क्योंकि अब यूएस भी इन्वॉल्व हो गया है। उम्मीद है कि जल्द ही ये समस्याएं सुलझेंगी और प्रत्येक व्यक्ति की जान, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान सुरक्षित और सलामत रहेगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अब मिलेंगे नए साल में, नई सुबह, नई तैयारियों और नए इरादों के साथ। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।